1 नवंबर हिंदू पेज 9 पुष्कर मेला। ये राजस्थान की पुष्कर सिटी में अक्टूबर नवंबर में लगता है। इसी समय यहाँ एक बहुत बड़ा पशु मेला भी लगता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये पूरी दुनिया में एक अकेला टेम्पल है जो लॉर्ड ब्रह्मा को डेडिकेटेड है। पुष्कर और अजमेर के बीच में नाग पहाड़ है। अरावली रेंज में पुष्कर वैली से लूनी रिवर निकलती है। इसी लूनी रिवर पे एक डैम बना के आर्टिफिशियल पुष्कर लेक भी क्रिएट किया गया था। हिंदू पेज 17 पे टियांगोंग के बारे में दिया हुआ है। टियांगोंग चाइना का स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशंस लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, यानी 350 से 400 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे। बिना दूरबीन के भी इनको देखा जा सकता है, बट पहले आपको नेट पे देखना होगा कि स्पेस स्टेशन आपकी सिटी के ऊपर से कब गुजरेगा। आज तक सबसे ज़्यादा स्पेस स्टेशंस रशिया ने लॉन्च करे हैं। इनिशियली जो स्पेस स्टेशंस थे उनमें एक सिंगल मॉड्यूल था, मतलब एक सिंगल छोटा सा कैप्सूल है, छोटा सा कमरा मान लो आप। उस छोटे से कमरे को आपने स्पेस में भेज दिया एंड वो ऑर्बिट करे जा रहा है, राइट। उसके बाद आए मॉड्यूलर डिज़ाइन। जैसे अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका मॉड्यूलर डिज़ाइन है, मतलब आपने छोटे छोटे कमरे मान लो आपने अर्थ पे बनाए एंड एक एक करके धीरे धीरे उनको लॉन्च किया स्पेस में, फिर स्पेस में उनको आपस में सबको जोड़ दिया। इसको कहते हैं मॉड्यूलर डिज़ाइन। तो वर्ल्ड का पहला स्पेस स्टेशन था सल्यूट, लेकिन पहला मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन था मिर। ये दोनों ही रशिया ने लॉन्च करे थे। तो 1971 में पहला स्पेस स्टेशन सल्यूट। यूएसए का पहला स्पेस स्टेशन था स्काईलैब 1973 में। फिर रशिया ने लॉन्च किया था 1986 में मिर, जो कि पहला मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन था। अभी जो काम कर रहा है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। किनके बीच में कोलैबोरेशन है? यूएसए, रशिया, जापान, यूरोपियन यूनियन और कनाडा। इस स्पेस स्टेशन के मेनली 2 कंपोनेंट्स हैं। एक पार्ट यूएसए कंट्रोल करता है, दूसरा पार्ट रशिया। चाइना ने अपना पहला स्पेस स्टेशन टियांगोंग 1 2011 में लॉन्च किया था, जो 18 तक ऑर्बिट करता रहा था। फिर टियांगोंग 2 भी लॉन्च किया था और अब चाइना ने लॉन्च किया है टियांगोंग, मतलब बस 1 हटा दो यहाँ से। ये 2021 में इसका पहला मॉड्यूल चला गया था। अब चाइना इसमें धीरे धीरे बाकी मॉड्यूल्स ऐड कर रहा है। एडिटोरियल रिजर्वेशन के ऊपर। इनिशियली रिजर्वेशन लाया गया था टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर कोई बंदा किसी स्पेसिफिक सोशल ग्रुप में पैदा होता है, जैसे SC या ST में, तो उसको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसको रिजर्वेशन दी गई। ये इनिशियल कंसेप्ट था। फिर धीरे धीरे जैसे हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया तो कुछ नए सवाल सामने आए, जैसे क्या रिजर्वेशन सिर्फ कास्ट के बेसिस पे ही मिलना चाहिए या इकोनॉमिक बेसिस पे भी? कई जगहों पे तो रिजर्वेशन रीजन के बेसिस पे भी दिया जाता है। जैसे आजकल हो रहा है कि जैसे हरियाणा है तो हरियाणा की फैक्ट्रीज़ में हरियाणा के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, है ना। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं। दूसरी बात ये, कई ग्रुप्स डिमांड करते हैं कि हमें भी SC, ST या OBC माना जाए ताकि हम भी इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकें, राइट। दूसरी चीज़ एडिटोरियल में दी गई है वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या फ़र्क होता है? जैसे वर्टिकल में इट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मान लो कोई बंदा SC है तो ST भी तो नहीं हो सकता ना, या तो SC होगा या ST होगा या OBC होगा या जनरल होगा। एक ही टाइम पे आप चारों चीज़, एक से ज़्यादा चीज़ नहीं हो सकते हो, है ना। तो अगर आपने किसी बंदे को किसी कैटेगरी में डाल दिया तो बंदा दूसरी कैटेगरी में नहीं आ सकता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है? इट इज़ रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। जैसे मान लो SC के लिए 7.5% रिजर्वेशन है सपोज, तो उनके अंदर भी कुछ सीट्स रिजर्व्ड होंगी, मे बी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है ना। हम SC का कोटा कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं जो SC का कोटा है उसी के अंदर कुछ PWDs के लिए सीट होनी चाहिए। ऐसी जो ST का कोटा है उसके अंदर कुछ PWD या EWS ऐसे कुछ सीट्स हों। तो इस तरह की चीज़ों कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये बर्थ से डिफाइन नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है बर्थ से डिफाइन हो। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा जब पैदा हुआ तब तो हेल्दी था, लेकिन कुछ टाइम बाद किसी डिसेबिलिटी की वजह से वो PWD कैटेगरी में आ गया, है ना। लेकिन जो वर्टिकल रिजर्वेशन है इट कम्स बाय बर्थ।
उसको चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। कोई बंदा एससी में है, वो एससी में बर्थ हुआ है, बर्थ से डिफाइन हो गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी स्टेटस, ईडब्ल्यूएस स्टेटस, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ दो दिक्कतें इस एडिटोरियल में दी गई हैं। पहला ये कि इंडिया में जो इनकम लोग रिपोर्ट करते हैं अपनी, वो एक्यूरेट नहीं होते हैं, कई लोग अपनी इनकम छिपाते हैं। और दूसरा, इनकम लिमिट इसमें रखी गई है 8 लाख रुपए, जो कि बहुत हाई है, यानी कि इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन 8 लाख रुपए से कम अपनी एनुअल इनकम रिपोर्ट करती हैं। तो बहुत बड़ी, ऑलमोस्ट 98% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है। तो जब इतने सारे लोग एक ही कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो उस कोटा का कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। अब बाकी एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ रेलिवेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। हर वर्टिकल ग्रुप में कुछ सब ग्रुप्स होते हैं जिनको ज़्यादा रिजर्वेशन चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे हमने क्लास में समझाया था एक बार, कि जैसे मान लो ये सोसाइटी है, सोसाइटी में ये जो सीट्स हैं, एक सेकेंड, ये जो सीट्स हैं ये एससी के लिए रिजर्व्ड हैं, ये सीट्स एसटी के लिए, ये एसटीज़ हैं, ये एससी हैं, है ना। ऐसी ये सीट्स ओबीसी के लिए रिजर्व्ड हैं, ये सीट ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए रिजर्व्ड हैं, और ये कुछ अनरिजर्व्ड सीट्स हैं। अब होता क्या है कि ईडब्ल्यूएस कोटा में किसको दिया गया है? जनरल कैटेगरी को। तो जनरल कैटेगरी में कुछ लोग अमीर होंगे जो अच्छे पैसे हैं तो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, और कुछ होंगे बहुत गरीब लोग जिनके लिए रोटी कपड़ा अफोर्ड कर पाना ही बड़ा मुश्किल होता है, अच्छी कोचिंग लेना तो बहुत दूर की बात है। तो ईडब्ल्यूएस कोटा से गरीब जनरल कैटेगरी के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर, ये तो कि वर्टिकल रिजर्वेशन, एससी अलग, एसटी अलग, ओबीसी, अब इनके अंदर ही अगर आपने रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी, मान लो यहाँ पे पुअर पीपल को, तो ये हो गया ईडब्ल्यूएस। ऐसे ही ओबीसी का जो कोटा है ये पूरे ओबीसी लोग हैं। अब ओबीसी में कुछ अमीर होंगे, वो तो खुद ही अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर लेते हैं, तो उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है ओबीसी कोटा, उनको बोला जाता है ये क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर इज़ नॉट एलिजिबल। तो ओबीसी में जो गरीब हैं वो इस कोटे का फ़ायदा उठाते हैं। एससी एसटी में ऐसा नहीं होता, एससी एसटी में ये क्लासिफिकेशन सरकार नहीं करती है अमीर गरीब वाली। तो इसमें क्या होता है, मान लो ये सारी एसटी पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन में रिजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत किसको है? जैसे यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत किसको थी? गरीब लोगों को, गरीब ओबीसी को। ऐसी एसटी में गरीब एसटी को ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अमीर एसटी। तो इसलिए यहाँ पे इनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, बट ऐसा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ओबीसी के कोटा के केस में हमने रिच ओबीसी को एक्सक्लूड किया था थ्रू क्रीमी लेयर कंसेप्ट, बट यहाँ पे ऐसा कोई एक्सक्लूजन नहीं है। इसलिए जो अमीर एसटी होते हैं वो जनरली कोचिंग लेके ज़्यादा एसटी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा पाते हैं, एंड जो गरीब एसटी हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। सेम थिंग इज़ विद एससी ऑल्सो। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हर ग्रुप के अंदर कुछ लोग, कुछ सब ग्रुप्स होते हैं जिनको ज़्यादा रिजर्वेशन चाहिए। जैसे गरीब एससी को ज़्यादा ज़रूरत है रिजर्वेशन की एज़ कम्पेयर टू अमीर एससी। हमारी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है जनरल कैटेगरी के लिए बाय प्रोवाइडिंग ईडब्ल्यूएस कोटा, एंड ओबीसी के लिए बाय प्रोवाइडिंग क्रीमी लेयर कंसेप्ट, जिसकी वजह से जनरल और ओबीसी में रिच लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं रिजर्वेशन का। लेकिन एससी एसटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिच एलिजिबल हैं, इसलिए यहाँ पे गरीब लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं रिजर्वेशन का। इसका सोल्यूशन क्या है? इसके दो सोल्यूशन हैं। एक तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी कोटा की ही तरह एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर कंसेप्ट लाया जाए ताकि गरीब एससी एसटी को प्रेफरेंस मिले। और दूसरा तरीका ये है कि जब सरकार ईडब्ल्यूएस कोटा लाई तो ईडब्ल्यूएस कोटा को एज अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता था। जैसे भी पीडब्ल्यूडी कोटा होता है, एससी एसटी ओबीसी हर कैटेगरी के अंदर पीडब्ल्यूडीज़ को रिजर्वेशन मिलता है, उसी तरह अगर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की तरह प्रोवाइड किया जाता तो फिर क्या होता कि हर एससीज़ में, एससीज़ की जितनी सीट है उनमें से 10% सीट गरीब एससी के लिए होती, एसटीज़ में 10% सीट गरीब एसटी के लिए, ओबीसी में 10% सीट गरीब ओबीसी के लिए। उसको एज अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता था। रिजर्वेशन टॉपिक हमने डिटेल में क्लास 28 में डिस्कस किया था। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अपने आप हो जाएगी।